आई हैव अ बेसिक आइडिया दिस व्लॉग कैन नॉट बी कंटिन्यूड क्योंकि मैंने गैलरी खाली कर चुकी है. तो दिस इज वेयर यू there this is where we should begin with, like the whole vlog should be after this, right? I'll sort it out. But hi and welcome to another vlog after a long time. Whenever there is a gap between my postings, there is certainly something happening in the background. It could be good or it could be bad, but mostly it's always good. Nothing bad happens to me. Yeah, God's listening. तो जैसा कि टाइटल से शायद पता चल जाएगा कि मैंने एक रिसर्च पेपर लिखा था एंड इट इज सिलेक्टेड टू बी पब्लिश्ड एंड it happened very randomly. Like, I did not really think too much on this, but I tell you, manifestation is real and whatever you are thinking is going to become true. So always think positive. That is why it's said. And always speak good things and whatever you want, that should happen. Anyway, don't read my wall. I'll tell you how it came to being this research paper, right? So मुझे notification मिलती है 7th month, which is July, right? So July में I got the notification and मुझे पता चलता है कि this is some literature related एंड हम रिसर्च पेपर लिख सकते हैं कोई भी टॉपिक पे लिख सकते हैं. तो आई हैव रिटन अ रिसर्च पेपर अर्लियर, बट इट वॉज फॉर दिस असाइनमेंट स्कूल का. तो मुझे एक्सपीरियंस तो था कि कैसे लिखना है और कैसे रिसर्च करनी है. इट्स लाइक अ पार्ट ऑफ लिटरेचर स्कॉलर. तो नॉट पार्ट ऑफ. कभी कभी जब मैं दोनों भाषाओं को मिक्स करके बोलती हूँ तो मेरी दोनों बिगड़ जाती है. मैं कोशिश करती हूँ कि ना हो, बट हो जाता है वो. और मैं नहीं चाहती कि मैं एक ही भाषा में बोलूँ. it sounds very monotonous. I don't like it. But anyway, I wanted to tell you the story. तो जुलाई में मुझे पता चला कि एक रिसर्च पेपर राइटिंग कंपटीशन है एंड सो एंड सो ऑर्गेनाइजेशन. और मैंने कुछ ज़्यादा सीरियसली नहीं लिया इसको. मुझे लगा चलो एक्सपीरियंस के लिए कर लेते हैं ना. ये क्लास में तो हम लिख ही रहे हैं रोज़ रोज़ रिसर्च आर्टिकल्स या क्या रिसर्च हम कर ही रहे हैं बेसिक उसके हिसाब से. बट मैं सोचा कि कुछ एक्स्ट्रा किया जाए एंड ऐसे ही फालतू में मैंने शुरू कर दिया लिखना. बट जब ना तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होती है तो तुम उतना सोचते नहीं उन चीज़ों के बारे में. तो मैंने बहुत ही कैजुअल होके आइडिया ले गया क्योंकि आई वांट टू पुट दिस इनटू माय पेपर. लेकिन मैंने इतना सीरियसली नहीं लिया. मैंने अपने सब्जेक्ट से जो बुक्स मैंने पढ़ी हैं या मैंने अपनी लाइफ में जो भी पढ़ी हैं वो मैंने कोशिश किया कि मैं उसमें इंक्लूड करने की कोशिश करूँ. और जो भी उसके अराउंड टॉपिक्स हैं उनको मैं और रिसर्च करूँ एंड देन उनको डालूँ. जो मैं न्यूज़पेपर में कभी कभी पढ़ती हूँ और मुझे लगता है कि ये इसमें काम आ सकता है तो वो मैंने उसमें ऐड किया. एंड अगस्त 31 समथिंग उसकी वो थी लाइक डेट. सबमिट उसी डेट तक कर सकते थे. तो अब मैंने 2 महीने लगभग लग गए उसमें, है ना. पहले तो 1 महीना मैं कर ही नहीं रही थी ढंग से. सिर्फ आइडियाज़, एक ड्राफ्ट तो तैयार था बट उसको क्लियर बिल्कुल क्या प्रोफेशनल नहीं कर रही थी मैं. पूरा करेक्ट नहीं कर रही थी. तो मैंने सोचा कि नहीं करती है सोलो रजिस्टर. वैसे भी तो फ्री में किया है, क्या फ़ायदा पड़ रहा, क्या फ़र्क पड़ता है. लेकिन फिर मैंने फाइनली कर दिया एंड मैंने उसे सबमिट किया अगस्त 25 समथिंग या 27 या 28 पता नहीं. तो जब मैंने उसे सबमिट किया उसके बाद भी मैं इतना सोच नहीं रही थी उसके बारे में. लेकिन समहाउ मुझे पता था कि कुछ ना कुछ आ जाएगा उसमें. एक मे बी सर्टिफिकेट पहुंच जाएगा, ऑनलाइन पहुंच जाए, पर आ जाएगा कुछ ना कुछ. तो ठीक है. अचानक सितंबर के एंड में मैं एक ग्रुप में ज्वाइन हो जाती हूँ जो कि उत्तराखंड लेवल पे जो विनर्स थे उनको वो मिलेगा सर्टिफिकेट एंड क्या वॉट एवर. तो मैं कहा ठीक है चलो बढ़िया है, आ गया कुछ. तो हम गए थे उस प्रोग्राम में एंड वहाँ पे मुझे प्रेजेंट भी करनी थी अपनी पेपर क्योंकि उन्होंने बोला कि आपका कुछ बच्चों में से था जो कि बहुत बढ़िया था तो इसलिए आपको प्रेजेंट भी करना है अपना. तो 5-7 बच्चे मेरे साथ और भी थे. बच्चे ही नहीं मतलब अंडर ग्रेड, पोस्ट ग्रेड, PhD स्कॉलर सबके लिए था. तो अलग अलग 7-8 लोगों ने उस दिन प्रेजेंट किया. तो जब इतने लोगों ने प्रेजेंट किया उनमें से मैंने भी किया और मैंने वहाँ पे जब किया तो सब मेरी तारीफ़ कर रहे थे. तो मैंने कहा यार मैंने ये अलग किया. जबकि मैं बेसिकली मुझे लगता है
कुछ अलग नहीं था, मे बी मेरा कंटेंट थोड़ा वैसा था, या मेरा टॉपिक ही ऐसा था, या मैंने अपने टॉपिक को ऐसा बनाया था कि वो थोड़ा अटेंशन सीकिंग, अटेंशन ग्रैबिंग था, और मेरे क्या बोलेंगे, मेरे आर्ग्यूमेंट्स भी उसी प्रकार से थे। तो मे बी इसके कारण उनको पसंद आया। और दूसरी चीज़ मुझे लगता है कि मेरी आवाज़, भले ही मुझे कई लोगों ने बोली किया बचपन में कि मेरी लड़कों जैसी आवाज़ है या क्या क्या क्या, लेकिन मेरे एक दोस्त ने बोला था अराउंड 10th क्लास कि असल में उसको मेरी आवाज़ पसंद है क्योंकि मेरी आवाज़ बोल्ड है। तो उसके बाद कभी मुझे अपनी आवाज़ को लेकर इनसिक्योरिटी नहीं हुई, और आई थिंक आवाज़ ने भी एक रोल प्ले किया इस स्टेट लेवल की गैदरिंग में। एंड सबने मेरी बहुत तारीफ की। एक सर ने तो बल्कि ऐसा पूछा कि विजयलक्ष्मी आप कहाँ से पीएचडी कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने शायद सुना नहीं था कि मैं इंग्लिश ऑनर्स कर रही हूँ, बीए कर रही हूँ। तो मुझे बड़ा वो हुआ कि यार सब लोग इतनी तारीफ ही कर रहे हैं। फिर एक कॉलेज के वाइस चांसलर थे, उन्होंने भी बोला कि आपका बिल्कुल, आपको डिबेट्स में जाना चाहिए वगैरह वगैरह। तो मैं यार कुछ तो किया है मैंने, ठीक है, लाइक या तो मैं अपने आप को बहुत डाउन प्ले कर रही हूँ लाइफ में ऑल अराउंड, क्योंकि उस दिन कुछ ज़्यादा ही कॉम्प्लीमेंट्स मिले। हर कोई बोल रहा है क्योंकि आपकी प्रेजेंटेशन बहुत अच्छी थी, जबकि मैंने ज़्यादा एफर्ट भी नहीं डाले थे। इट वॉज लाइक एक दिन की प्रिपरेशन। बट वहाँ पर जब हो जाता है, अब पता चलता है कि इट विल ऑल्सो गो टू नेक्स्ट लेवल विच इज़ नेशनल लेवल। एंड व्हेन दिस थिंग कम्स कि from all over India this many students are coming and only 22 students are going to present, you don't really think कि तुम्हारा भी हो सकता है, राइट? क्योंकि लाइक उत्तराखंड से तो चलो मान लेते हैं कि इट वॉज 5500 समथिंग स्टूडेंट्स, तो उसमें से मे बी आई गॉट चांस, आई समहाउ मेड इट। बट जब बात आती है नेशनल लेवल पे, तो आई वॉज थिंकिंग कि नहीं, कैसे होगा, नहीं कोई और होगा, किसी का तो पूरे भारत में मुझसे बढ़िया होगा। लेकिन आई गेट द कॉल येस्टरडे कि यू हैव टू प्रेजेंट नेशनल लेवल में भी, एंड आई वॉज कम्प्लीटली बैफल्ड, क्योंकि मेरी मम्मी और उन लोगों को तो पहले से ही लग रहा था कि नहीं तो करेगी, तो करेगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा था। और जब कल पता चला था, मैं ओह शिट, वीडियो तो मैंने भेज दी थी और कई और लोगों ने बनाई है, लेकिन सिर्फ 22 लोग को प्रेजेंट करना है वहाँ पे। और जब प्रेजेंट करने की बात आती है तो अब मेरे अंदर थोड़ी सी वो हो रही है कि ओके दिस इज़ नाउ नेशनल लेवल। और यहाँ पे मुझे नहीं पता मुझे कैसी सीट मिलने वाली है। लाइक उस रूम में भी काफ़ी लोग थे, लेकिन नेशनल लेवल पे में भी ज़्यादा बड़े गैदरिंग के सामने करना पड़े, या फिर नेशनल में बहुत फेमस लोग आ रहे हैं। मेन जो इनाग्रेशन वाला दिन है, जिस दिन हमारा उन लोग के साथ कुछ संवाद सेशन कुछ है, तो उसमें हमारे आरएसएस के हेड मोहन भागवत जी आ रहे हैं, डॉक्टर एस सोमनाथ इसरो के चेयरमैन, एंड नोबल लॉरिएट कैलाश सत्यार्थी जी। तो जब ये लोग आ रहे हैं तो मुझे इनके सामने ऐसा लगेगा नहीं कि मैं बेवकूफ़ हूँ बिल्कुल ही, और मैं कैसे इनके सामने ऐसा, लेकिन आई एम सो ऑनर्ड कि आई हैव गॉट दिस चांस, इवन इफ इट जस्ट फेट और समथिंग। क्योंकि मैंने रैंडमली अपने बुलेट, क्या बोलते हैं उसे, इस साल की बकेट लिस्ट में डाला था कि आई वॉन्ट टू just get one research paper published. And I did not know it will happen this way, but I'm so glad that I'm getting this opportunity. And ये भी है ऐसा कुछ कि ये जो टॉप बच्चे हैं इनको कहीं फेमस इसरो और DRDO के और पता नहीं अलग अलग कई लोग आ रहे हैं, और मैं कभी इमेजिन भी नहीं किया था मैं इन लोगों से कभी भी कहीं गलती से मिल जाऊँगी। लेकिन इट्स सो ऑसम कि मुझे मे बी कहीं इंटर्नशिप का वो भी मिलेगा यहाँ पर। I'm so happy, I'm so honored, and I should be preparing because it is 12 today and my presentation should be on 16th, and this whole conference is for 3 days, 15th, 16th and 17th. 15th को basic inaugural session और संवाद सेशन जैसा मैंने बताया इन 3 लोग के साथ, एंड देन सेकेंड डे कई सारे स्पीकर्स आ रहे हैं, और इन स्पीकर्स में जो मैंने बताया कि कई और हैं अलग अलग बड़े बड़े यूनिवर्सिटीज़ एंड अलग अलग जो के एमिनेंट स्पीकर्स, तो ये लोग भी हमारे इन सेशंस में जुड़ेंगे जहाँ पर हम लोग अपनी प्रेजेंटेशन दे रहे होंगे अलग अलग टॉपिक्स पे। एंड ये सभी क्योंकि पैरेलली चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि हर कोई हर इवेंट में पहुँचेगा या हर सेशन में, बट स्टिल आई एम गोइंग टू प्रेजेंट अमंग दीज ग्रेट लीडर्स एंड दीज ग्रेट intellectuals, and it's such an honor that I cannot digest this fact कि I am going there, I am going to be presenting. And इसी खुशी में
मेरी मम्मी ने पता नहीं क्या क्या कर रखा है तैयारियाँ, एंड मेरे मम्मी पापा भी मेरे साथ जा रहे हैं, आपके पेरेंट्स का वहाँ अंदर अलाउड नहीं है, बट वील सी। पापा का तो गेस्ट हाउस है, बट अगर चांस मिलता है किसी भी इवेंट में तो मम्मी पापा ज़रूर आएंगे। एंड आई एम सो ग्लैड that I've got this opportunity, and I'm going to make the use of it, and I'm going to present in such a way that I will represent myself, my state, and all the women that have made me come here, stand here. And I hope it bears fruit. I hope it does something. I hope it makes a change. And that is it. I'm just so happy, and I wanted to share this news with someone who loves me. And I don't think anybody who watches my vlogs wouldn't love me. What? But yeah, I'm really happy. Am I emotional? No, I'm not. But am I going to cry? Probably. So bye. Do you ever see some animal or some bird and think that maybe this is probably your grandfather or someone you have lost? मैंने खिड़की खोली थी ये बालकनी, एंड यहाँ पर कबूतर आते रहते हैं, तो वो अंदर आ गए और जाने को तैयार नहीं हो रहा था. So I thought maybe this is my grandfather trying to console me for the loss today. Do you think कबूतर will like काजू? कहीं सच में दादाजी हुए तो बोलेंगे मेरे हिस्से के काजू खा गई, इसलिए आई लेट दिस बी. नहीं तो आंटी बहुत प्यारी है इधर, आंटी कर देगी कल साफ. आई थिंक खा ही लेंगे, खा लिया तो आई विल कीप मोर टुमारो. व्यू आज सुंदर लग रहा है. We see an opportunity or an achievement as something that we have achieved and that is prideful, and which can be deemed as something that is respect worthy or love worthy or something, right? But we often forget that when we are expecting something out of somebody, it creates this pressure, which could be good or bad, like it depends. But we often forget that these expectations can also turn into burden sometimes, and it is what I'm feeling right now. Like, I feel like I do not deserve to be. I'm just a second year research scholar, literature scholar, right? And this was a research scholar conference, and I am among 22 from all over India, and I am going to be presenting amongst these 20, like amongst these other 21 other participants, and most of them are PhD scholars, and it is creating this havoc, is the right word, in me, that do I even deserve to be here, or all the appreciation or all the congratulations and stuff or wishes that I'm receiving, am I even worthy of this? Do I deserve to hear this, or do I deserve to stand there where some of the best minds are going to present their views or their research? And I was feeling all this negative aura of these expectations that are drawing me into overthinking about my worth or worth of my research, or if I'm worthy of being here, sitting in this room, practicing for my presentation tomorrow. Actually, I'm resting, but this constant question made me think and question my friends also. I told them that I'm feeling this burden, I'm overburdened with this love and these expectations. There are no expectations of me.
especially not from my loved ones, but there is some sort of pressure that is created by society or people around me, that they do deserve something out of me. They do expect something out of me. That if I'm standing next to 21 others from all over India, then they do expect something from me. They do expect me to speak in a certain way. They want me to be as confident as I was in the state level competition, like my head of our Uttarakhand Prant and all of the sirs and ma'ams. And this made me question that this overburden that we feel is often mistaken. Like, I am mistaking it. It is not the overburdening, or it's not the burden of love or affection or expectations, whatever. It can be used as power. It can be used as fuel to ignite that fire within you, to be the best that you can be, and to act the best way possible. And whenever there was a moment when I was needed to speak, or I was needed to present my state, or just myself, I did not feel in any certain way inferior to any other person standing here or speaking before me. And I think that is where comes the thing that I'm coming to, that you deserve to be here, and there is no possible way that you would be here if you didn't deserve to be. And I realized this gradually. I was very questioning this decision of people who made me come here. But I gradually realized that this love, affection, these wishes, these expectations actually are in favor of me, and I should not feel burdened with these, but this should power me. This should power me that people really think something of me, and that is everything. And when I realized this, I haven't feel any more worthy than I have ever, because my parents said they do not expect anything out of me, and they do not even know what they should expect out of this. And certainly I, having a first-hand experience and a first-time experience as well, do not know what to expect out of this or what to make out of it. But there's this immense gratification and a slight bit of anxiety that I need to present those voices that are constantly supporting me, who are thinking of me right now, that or waiting for my presentation, or who are going to watch me live, and that makes everything like that made me so powerful and so confident that I am really excited for my presentation tomorrow, even though I was very devastated a few days earlier, or even a bit today and yesterday. But I hope it all goes well, and I know God's with me, but I still hope. And yeah, bye. Thank you.
तो मैं बैठी हुई हूँ मेट्रो में एंड दिस इज़ माय फर्स्ट टाइम ट्रैवलिंग इन मेट्रो यहाँ गुरुग्राम में। मुझे समझ नहीं आ रहा है। पहले मैंने टिकट पे देखा, मुझे लगा शायद हमने मेरा गलत टिकट बना दी है द्वारका की, पर द्वारका से तो मैं चल रही हूँ। सो डेस्टिनेशन इज़ माई न्यू दिल्ली, तो मुझे न्यू दिल्ली पे उतरना है मतलब। और मुझे पापा ने कुछ और ही नाम बताया, चांदनी चौक और फौज खास क्या, वहाँ मुझे उतरना है कहीं, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कहाँ जा रही हूँ। सो दिस इज़ अ ट्विस्ट इन द स्टोरी, बट आई हैव अ फीलिंग कि मुझे शायद न्यू दिल्ली तक जाना है। और नेटवर्क तो आ नहीं रहे, बट जैसे ही आता है देन आई विल कॉल पापा, नहीं तो पता नहीं मैं कहाँ हूँ आज। बस अगला स्टेशन शिवाजी स्टेडियम है। तो मित्रों मैं खुद पता करके पहले न्यू दिल्ली आई, न्यू दिल्ली के बाद क्या बोलते हैं मैंने चेंज करी मेट्रो, और उसके बाद मैं पहुंच गई हूँ यहाँ चांदनी चौक। लाइक हु एम आई, इंडिपेंडेंट वुमन। देखा ये बैठ गए रिक्शा में, मुझे लगा था ये इस धरती पर से विलुप्त हो चुके हैं, लेकिन अपेरेंटली रिक्शा भी है। मैं 3rd क्लास में कभी देखे होंगे आखिरी बार। और बस मुझको जाना था लाल किला, इसलिए हम जा रहे हैं लाल किला टाइम निकाल कर ट्रेन से पहले। सुंदर लग रही पर क्या करें। मेरा 7 मीटिंग रहेगी, मेरे को जाना तो मेरा क्या होगा भाई? स्मॉल के खाली। हाँ मैं यही बोल रही कि मैंने गलती से विजन बोर्ड में योगा का वो डाला हुआ था, एंड देन पता नहीं कैसे आज योगा हो गया। ठीक है, इतना योगा कि मेरे कंधों में दर्द हो रहा है, ऊपर से मैंने उन्हीं कंधों पे 3 बैग संभाल घूम रही हूँ। पर उसके अलावा पता नहीं मैं क्या बोलना थी, भूल गई। शिट।